तो आज का हमारा चैप्टर है क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अर्थात आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, हम इस चैप्टर में इसकी बात करेंगे। अब देखेंगे पुष्प क्या है, अर्थात फ्लावर। पुष्प रूपांतरित प्ररोह होता है। प्ररोह अर्थात तना, तना ही रूपांतरित होकर पुष्प में कन्वर्ट हो जाता है। पुष्प लैंगिक जनन की इकाई है। यदि ये 1 नंबर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो पुष्प उसका आंसर होगा। ये पुष्प की संरचना है, जैसे आप देख सकते हैं। आप इससे अच्छी बना सकते हैं बुक से। पुष्प में लैंगिक अंग, नर लैंगिक संरचना पुमंग होगी और मादा लैंगिक संरचना जयांग होगी। याद रखना, पुमंग एंड्रोशियम और जयांग गाइनोशियम। सबसे पहले हम नर लैंगिक संरचना अर्थात पुमंग की बात करेंगे। पुमंग में पुंकेसर का गोला पाया जाता है, अर्थात इसमें पुंकेसर के गोले पाए जाते हैं, जो आगे देखेंगे। पुंकेसर की संरचना, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला होगा पतला लंबा डंठल, जिसे तंतु या पुतंतु कहा जाएगा, फिलामेंट, और दूसरा एंथर अर्थात परागकोश। ये आप देख सकते हैं। परागकोश क्या है? परागकोश एक प्रारूपिक आवृत बीजी का परागकोश द्विपालित होता है, अर्थात एक प्रारूपी आवृत बीजी का परागकोश द्विपालित होता है। और हर पाल 2 बार लिख गया यहाँ पे, ये एक ही होगा। और हर पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात द्विकोष्ठीय होता है। ये संरचना देख सकते हैं आप। ये लघु विषाणुधानी होती है। ये चतुष्कोणीय संरचना है, अर्थात 2 पालियां होती हैं, तो हर पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, इसलिए इसमें 4 कोष्ठ हैं। यह लघु विषाणुधानी आगे चलकर परागपुटी अर्थात पोलन सैक में विकसित होती है। ये पोलन सैक में विकसित होगी। परागकोश की भित्ति की बात करेंगे तो सबसे बाहरी भित्ति एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम, तीसरी मध्य लेयर्स अर्थात मिडिल लेयर्स, चौथी टेपिटम। परागकोश में 4 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। पहली परत है एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम, तीसरी मध्य परतें और चौथी टेपिटम। जो एपिडर्मिस एंडोथीसियम मध्य परतें होंगी वो द्विगुणित होंगी और टेपिटम बहुगुणिता दर्शाती है, जिसकी बात आगे करेंगे। एपिडर्मिस है सबसे बाह्य परत होती है और एंडोथीसियम यह मध्य त्वचा के भीतर की ओर पाई जाती है। मध्य परतें यह एंडोथीसियम के भीतर की ओर पाई जाती हैं। और एक नोट है, ये तीनों मिलकर सुरक्षा एवं पराग कोश के स्फुटन में कार्य करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथी जो कि टेपिटम, जिसके बारे में एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। टेपिटम यह पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। यह बहुकेंद्रकीय होती है एवं अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। यह बहुगुणिता भी दर्शाती है। कार्य लघु बीजाणुधानी पराग कण को पोषण प्रदान करती है। ये इंपॉर्टेंट है। इसे नर्व्स टिश्यू कहते हैं, टेपिटम को। ध्यान रखियो। एक नोट है जो एनसीईआरटी में नहीं है। टेपिटम प्रोयूबिस काय का निर्माण करती है, जो स्पोरोपोलिनिन का श्रावण करते हैं। स्पोरोपोलिनिन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये आप याद रखना, टेपिटम जो होती है वो एक प्रोयूबिस्काय का संश्लेषण करती है, और ये प्रोयूबिस्काय जो स्पोरोपोलिनिन का संश्लेषण करता है। और दूसरा है टेपिटम पॉलन कीट का श्रावण भी करता है, जो पराग कणों को चिपचिपा बनाता है। 2 पॉइंट है जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, परागकोश के केंद्र में सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। परागकोश में जो केंद्र होता है उसमें एक कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे बीजाणु जन ऊतक कहते हैं, जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू, जो 2n होता है, द्विगुणित होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कैसा होता है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। तो आप द्विगुणित याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो पढ़ते हैं, परागकोश के भीतर लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। परागकोश के भीतर लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। दूसरा टॉपिक है, बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु निर्माण में सक्षम होती है और उन्हें पराग मात्र कोशिका कहते हैं। जो पराग मात्र कोशिका होगी
वो 2n होगी, जिसे शॉर्ट में PMC कॉलन मदर सेल कहा जाता है। ओके, समझियो। ये PMC है जिसे जो कि 2n है, इसमें मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन, इससे NN बनेगी और ये NN मियोसिस सेकंड से NNN अर्थात 4 अगुणित लघु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण करेंगी, जो कि एक चतुष्क के रूप में होगा। लघु बीजाणु चतुष्क अर्थात माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाएगा उसे। और इनके बीच जो परत होगी वो कैलोस परत होगी, जो कि कैलेज एंजाइम द्वारा खुलेगी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यह 4 लघु बीजाणु एक दूसरे के साथ लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में जुड़े रहते हैं, अर्थात कैलोस परत इन्हें जोड़कर रखती है। मैंने पहले आपको डायग्राम से समझाया और लिख के भी। जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होता है वैसे वैसे लघु बीजाणु चतुष्क से पृथक होते हैं। जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होगा अर्थात मैच्योर होगा, वैसे वैसे लघु बीजाणु चतुष्क से पृथक हो जाएंगे। लघु बीजाणु अलग हो जाएंगे चतुष्क से और अलग अलग हो जाते हैं, जो कि अभी यह लघु बीजाणु को परागकण कहा जाता है। जब अलग हो जाएंगे तो उन्हें परागकण कहा जाएगा। याद रखना, पोलन ग्रेन। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोलन ग्रेन होंगे वो नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। पोलन ग्रेन्स को नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है, अर्थात मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, याद रखना। ये मैंने एक जगह सभी कोशिकाओं को रख दिया, इनको आपको याद रखना है। जो बीजाणु जन ऊतक होगा वो 2n होगा अर्थात द्विगुणित होगा। लघु बीजाणु n होगा अर्थात अगुणित होगा। बाह्य त्वचा जो कि 2n होगी, एपिडर्मिस। एंडोथीसियम 2n होगी। परागकण n होगा, अगुणित होगा। टेपिटम बहुगुणिता दर्शाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य परत अर्थात मिडिल लेयर्स 2n होगी। और अगला टॉपिक है हमारा परागकण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान रखना, परागकण के बारे में आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। परागकण नर युग्मकोद्भिद होता है। सबसे पहले ये याद रखना है आपको। कोई पूछे परागकण क्या है, पहली लाइन यही बतानी है आपको, बाद में उसके बारे में बताना है। परागकण का आकार जो होगा 25 से 50 माइक्रोमीटर या माइक्रोन कह सकते हैं, और 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका साइज क्या होगा। परागकण की संरचना देखेंगे, इसमें 2 परतें पाई जाती हैं। बाहरी परत को बाह्यचोल अर्थात एक्साइन कहा जाता है और आंतरिक परत को अंतःचोल अर्थात एंटाइन कहा जाता है। और जो बाह्य परत होगी इसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे जिन्हें जर्मपोर अर्थात जनन छिद्र कहा जाता है। ओके, परागकण की भित्ति में 2 परतें पाई जाती हैं। बाहर परत जो बाहरी परत होगी वो बाह्यचोल और आंतरिक परत अंतःचोल, एक्साइन और एंटाइन। एक्साइन की परत स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, जबकि एंटाइन की परत सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था स्पोरोपोलिनिन हम आगे पढ़ेंगे, यहीं पे पढ़ना था हमको। स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। अब ये स्पोरोपोलिनिन के बारे में जान लीजिए। स्पोरोपोलिनिन पादप जगत की सबसे प्रतिरोधक ठोस संरचना है या होती है, अर्थात यह तापमान, दाब, अम्ल, क्षार एवं एंजाइम क्रिया के लिए प्रतिरोधकता दर्शाती है। यही कारण है कि पराग कणों का जीवाश्म विद्यमान रहता है। जीवाश्म जो लाखों हजारों साल से धरती पे दब गए उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। परागकण भी ऐसे ही अभी तक देखे जा सकते हैं, इसी के कारण, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत लेयर्स होती है और परागकणों में पाई जाती है, इसीलिए परागकण अभी भी विद्यमान हैं। एक्साइन के वह क्षेत्र जहां स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता उन्हें जर्मपोर अर्थात जनन छिद्र कहते हैं। इन जनन छिद्रों से परिनालिका विकसित होती है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि परिनालिका कैसे विकसित होती है, पोलन ट्यूब। अब है परागकणों का विकास कैसे होता है आखिर। परागकण समसूत्री विभाजन द्वारा, वहां पे माइटोसिस होगा जिससे केंद्रकों का विभाजन तो होगा लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। इसीलिए जो बड़ी कोशिका होगी वो कायिक कोशिका होगी, वेजिटेटिव सेल्स, और जो छोटी कोशिका होगी जनन सेल्स होती है जिसे जनरेटिव सेल कहा जाता है। कायिक कोशिका n होगी और जनन कोशिका भी n होगी। समसूत्री विभाजन हुआ है इसलिए गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। ओके,
अगली लाइन है पराग कण में एक समसूत्री अर्थात असमान विभाजन, एक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पे विभाजन लिख लीजिए आप। पहली कायिक कोशिका जो कि एन होगी, इसे बड़ी कोशिका कहा जाता है, आकार में बड़ी होगी, इसमें अधिक भोजन संग्रहण होगा और अनियमित केंद्रक आकार अर्थात अनियमित केंद्रक होगा और आकार भी अधिक। जनन कोशिका छोटी होगी, तर्कु आकार की होगी, सघन कोशिका द्रव्य व केंद्रक होगा, इसमें ये भी एन होगी। अगला नोट है जो कि इंपॉर्टेंट है, लगभग 60% से अधिक एंजियोस्पर्म में इन कोशिका इस अर्थात 60% से अधिक एंजियोस्पर्म में इस दो कोशिकीय अवस्था पर पॉलिनेशन अर्थात परागण होता है। अन्य 40% आवृतबीजियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण करती है तथा परागकण 3 कोशिकीय परागकण अवस्था में होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं परागकण की 3 कोशिकीय संरचना जिसमें 3 केंद्रक हैं। पहली कायिक की कोशिका और ये विभाजित हो गई जनरेटिव कोशिका जिसमें नर युग्मक बने। पूर्ण विकसित परागकण इसी को कहा जाएगा 3 कोशिकीय अवस्था को। एक नोट है पीएमसी से पूर्ण विकसित परागकण बनाने में हेतु एक अर्धसूत्री एवं 2 समसूत्री विभाजन करने होंगे। पीएमसी से पूर्ण विकसित परागकण बनाने में हेतु एक अर्धसूत्री और 2 समसूत्री विभाजन, याद रखियो। अब परागकण के महत्व। परागकणों को धावक व रेस में दौड़ने वाले घोड़ों के लिए पोषक तत्वों के रूप में उपयोग किया जाता है, अर्थात एनर्जी के लिए। परागकणों से एलर्जिक रोग उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए पार्थेनियम के परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जो कि गाजर घास जो ये विदेश से आई थी। अब है परागकण की जीवन क्षमता। अनाज जैसे गेहूं, चावल, धान के परागकण की जीवन क्षमता 30 मिनट तक होती है और सोलेनेसी, लेग्युमिनेसी और रोजेसी इन 3 कुलों में इन 3 फैमिलीज के परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक होती है। परागकणों का संरक्षण पॉलन बैंक्स अर्थात परागकण भंडार में किया जाता है। इनका संरक्षण लिक्विड नाइट्रोजन अर्थात -190-60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है, जिसे क्रायो संरक्षण अर्थात क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है, अर्थात तापमान निम्न होता है। और हम मादा लैंगिक संरचना अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।